Hello everyone, this is Amia Alvira. Welcome back to Stress to Excellence, your only station where you get all sorts of educational videos. This session I won't announce the topic but let you guess. तो चलिए फिर आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक गेम दिख रहा होगा आपको, जिसमें अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं आपको, राइट। अब यहाँ पर अगर नीचे आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में, तो वहाँ पर मैंने दो अल्फ़ाबेट्स दिए हैं बी, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे को पॉपअप करना है हर एक विंडो एंड फाइंड आउट करना है कि उसे वो अल्फ़ाबेट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ये एक टाइप का गेम है जो आप अपने क्लासरूम में कर सकते हो। और नॉट ओनली इन टीचिंग अल्फ़ाबेट्स, आप ऐसे टाइप के गेम्स डिफरेंट टॉपिक्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप प्लैनेट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, आप टाइप्स ऑफ प्लांट्स को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब बच्चों को कोई भी प्लांट का टॉपिक दे दो और जैसे ही वो स्क्रीन पर पॉप करेंगे, उनके सामने जो प्लांट आएगा उन्हें वो आइडेंटिफाई करना होगा कि वो हर्ब है, शर्ब है या ट्री है। तो आप इस तरीके से वेरियस न्यूमरस टॉपिक्स आप अपने बच्चों को सिखा सकते हो क्लासरूम में एंड इवन घर पर भी। अब देखते हैं हमारे अगले इमेज को। क्या आप इस इमेज को देख पा रहे हो? इस इमेज में अगर आप गौर से देखेंगे तो इस ट्री पर कितने एप्पल्स है? टोटल 5 एप्पल्स है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि इसमें से एक एप्पल नीचे गिर जाता है तो टोटल कितने एप्पल्स रहेगा ट्री पर? वेरी ऑब्वियस आंसर 4, ठीक है। तो इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट भी बच्चों को सिखा सकते हो। आई होप अब शायद आप लोगों को गेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमारा टॉपिक क्या होगा। क्या आप सबने गेस कर लिया? तो आज का हमारा टॉपिक है एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन। हर तरफ एक्टिविटी हो रहा है, चाहे वो प्री स्कूल हो या मिडिल स्कूल या फिर कॉलेज। एनईपी 2020 कहता है कि बच्चों को हमें रॉट या ओल्ड क्रैमिंग मेथड से नहीं बल्कि उनको एंगेज करके इन्वॉल्व करके सिखाना चाहिए। इसीलिए आज हम इस टॉपिक पर थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे। अगर आपको हमारा आज का सेशन पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। टॉपिक के नाम से आप लोग सब इतना तो समझ चुके हो कि एक्टिविटी मेथड को अपने टीचिंग टेक्निक्स में इस्तेमाल करना है, बट हाउ, कैसे करेंगे हम ये काम और क्यों करना है? वाई? आफ्टर ऑल ये एक्टिविटी मेथड है क्या? क्यों एनईपी इस पर इतना जोर दे रहा है? आइए समझते हैं। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय परफॉर्मिंग टास्क और एक्टिविटीज। सो बेसिकली एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है एक तरीके का प्रोसेस है। ये एक ऐसा लर्निंग प्रोसेस है जिसमें हम बच्चों को जो भी टॉपिक सिखाना चाहते हैं उसके लिए हम कोई भी एक्टिविटी या फिर टास्क की मदद लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पढ़ा रहे हैं उन्हें चॉक एंड बोर्ड का इस्तेमाल करके या फिर कोई चार्ट पेपर दिखाकर, नहीं। इसमें हमको कोशिश ये करनी है कि बच्चा उस लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिकॉज अभी का जो एजुकेशन करिकुलम है वो टीचर सेंटर करिकुलम नहीं है, वो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम है। सो सिर्फ पढ़ाते समय सिर्फ एक्टिविटी करने से नहीं चलेगा, बल्कि आपको ये समझना होगा एज अ टीचर कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को कराने के बाद में लर्निंग आउटकम क्या निकल के आ रहा है। आप जो टॉपिक समझाना चाहते थे बच्चे वो समझ पाए हैं या एक्चुअल में वो नहीं समझ पाए हैं। So this also you have to make sure. The well-known adage, I hear, I forget, I see, I remember, I do, I understand, hold true for एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन। ये तो बहुत पुरानी और पॉपुलर कहावत है कि जब मैं सुनता हूँ तो मैं इजीली भूल जाता हूँ, पर मैंने जब कुछ देख लिया तो मुझे अच्छे से याद रहता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। पर जब मैं असल में उस काम को करता हूँ तब मुझे समझ आता है कि उस काम को कैसे किया जा सकता है। तो एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन भी इस कहावत पर बेस्ड है, ठीक है। बच्चा जब तक खुद करके नहीं सीखेगा तब तक वो कभी नहीं समझेगा कि एक्चुअल में आप उसे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अ केस कि आप एक 9th ग्रेड के टीचर हो, आप उन बच्चों को केमिस्ट्री सिखाते हो। तो केमिस्ट्री में काफ़ी सारे रिएक्शंस वाले फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। इन सारे एक्टिविटीज़ को जब तक आप बच्चों को करके नहीं बताते हो, क्या उन्हें बुक में जो लिखा होता है स्टेप्स वो पढ़कर समझ आता है? नहीं आता है। तो आप उनको क्या करते हो, करके उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को दिखाते हो। जब वो आपको देखते हैं तो उसे देखकर उन्हें याद रहता है कि आपने उस एक्टिविटी को किस तरीके से किया है। पर आप जब अपने स्टूडेंट्स के नॉलेज को टेस्ट करते हो, ये देखना चाहते हो कि आपने जो उन्हें रिएक्शंस या एक्टिविटीज़ जो आपने किया है वो उन्हें समझ में आया है या नहीं, उन्हें उस पर्टिकुलरली एक्टिविटी को प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए कहते हो। जब तक बच्चा खुद करता है तब उसे समझ में आता है कि एग्जैक्टली आपने किस तरीके से किया। तो वहाँ से आप भी ये कंक्लूड कर सकते हो कि आपका जो स्टूडेंट है उसका लर्निंग आउटकम जो है वो अचीव हो गया है, और वो स्टूडेंट भी उस एक्टिविटी को करने के बाद में खुद के लिए भी उसके मन के अंदर एक इंकरेजमेंट आ जाएगा, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ, मुझे जो टीचर ने सिखाया वो मैंने सीख लिया है। तो इस तरीके से एक्टिविटी मेथड आपके स्टूडेंट्स के अटेंशन को रिटेन करने में हेल्प करता है। इन एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज
competencies are broken into units which are converted to activities. इस मेथड में जो competencies होते हैं उन्हें हम अलग अलग टुकड़ों में बांटते हैं और फिर उन्हें एक्टिविटी की मदद से बच्चों को सिखाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर अ टीचर ऑफ अ इंग्लिश सब्जेक्ट में हम 4 कॉम्पिटेंसीज देखते हैं, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. टू डेवलप द लिसनिंग स्किल्स अमंग योर स्टूडेंट्स, आप उन्हें क्या करते हो, एक स्टोरी सुनाते हो. आप अपने बच्चों को कोई भी कहानी सुनाते हो उनके लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए या डेवलप करने के लिए. जब आपका स्टोरी कंप्लीट हो जाता है, बेस्ड ऑन दैट स्टोरी आप अपने बच्चों को कुछ ना कुछ हो, तो उस वक्त आपके क्वेश्चंस ऐसे नहीं होने चाहिए कि इस कहानी के कैरेक्टर्स कौन थे, ये कहानी के कैरेक्टर्स क्या कर रहे थे. नहीं, थोड़ा हट के आपको सोचना पड़ेगा. सेम क्वेश्चंस आप पूछिए बट व्हाई, कैसे करके अलग तरीके से करना है, जिससे बच्चे के अंदर ये आए मोटिवेशन कि मैम जो कहानी सुना रही है या सर जो कहानी सुना रहे हैं हमें वो कहानी सुनना है, सो दैट हम इस एक्टिविटी को खेल पाएंगे, तभी हम इस गेम में आगे जा पाएंगे. तो इस तरीके से हम उनके लिसनिंग, स्पीकिंग या रीडिंग या राइटिंग जो भी स्किल्स है उन सारी चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं. आप अपने क्लास में एक स्पेल भी कॉम्पिटिशन करवा सकते हैं अपने बच्चों के बीच, उनके स्पेलिंग्स को, उनके वोकैबुलरी को इनकरेज करने के लिए, डेवलप करने के लिए. रादर देन आप फिर उसके बाद में रोल प्ले भी करवा सकते हो. जब रोल प्ले बच्चा खुद पार्टिसिपेट करता है उस स्टोरी में तो उसे वो स्टोरी याद रहेगी, यस और नो, याद रहेगी ना. तो यही तो है एक्टिविटी, यही सारी चीज़ तो है हमको करवानी है अपने क्लासरूम में. बस थोड़ा सा शार्पनेस एंड थोड़ा सा स्मार्टनेस चाहिए हमको एज अ टीचर, ताकि हमारे बच्चों की जो लर्निंग आउटकम है वो अच्छी तरीके से हम अचीव कर सके. बट हमें इसकी ज़रूरत क्यों है? व्हाट इज़ द नीड फॉर एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन? केटर्स टू चाइल्ड इंटरेस्ट एंड नीड्स. बच्चों के इंटरेस्ट और ज़रूरत के हिसाब से इसे बनाया जाता है. इससे बच्चे अच्छे से समझ सकते हैं जो भी उन्हें हम कंसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका हमेशा पढ़ाई में मन लगा रहा है. इसीलिए भी हमें इस एक्टिविटी मेथड का इस्तेमाल करते रहना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, लर्निंग लेवल्स ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी इम्प्रूव्ड. जैसे कि आप सब जानते हो कि हमारे क्लासरूम में जो बच्चे हैं उन लोगों का सबका कुछ ना कुछ टेक्निक जो है वो डिफरेंट होता है, वो एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं, सबकी लर्निंग एबिलिटीज़ भी अलग होती है. तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा एक समान तरीके से सीखे जो भी हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन को अडॉप्ट करना चाहिए. सिर्फ टेक्स्ट बुक या चॉक या चार्ट पेपर की मदद से हम बच्चों को नहीं सिखा सकते हैं. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अटेंशन डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है, जिनका मन नहीं लगता है, क्लासरूम में ध्यान नहीं रहता है. तो जब तक वो बच्चा खुद को उस लर्निंग प्रोसेस में, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो ये मेथड है ये लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है. तो यहाँ पर इस प्रोसेस में जब तक बच्चा खुद इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक वो उस कंसेप्ट को सीखेगा नहीं. तो इससे क्या होगा, आपके बच्चे के जो लर्निंग लेवल है, जो उनकी लर्निंग क्षमता है वो बढ़ जाएंगी. इसीलिए भी हमें इस मेथड की ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएट्स पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट. बच्चा एक ऐसे एनवायरनमेंट में क्यों पढ़ना चाहेगा जहाँ पर सिर्फ उसे डांटा जाता हो या फिर उसे सिर्फ सिखाया जाता है, ये एक कंसेप्ट है सीख लो, ये एक चीज़ है जान लो. नहीं, ऐसे एनवायरनमेंट में बच्चा सीखना नहीं चाहेगा. मॉर्निंग में मैथ्स टीचर आती है, फिर उसके बाद में हिंदी टीचर आती है, फिर इंग्लिश टीचर ऐसे करके बच्चों के ऊपर बर्डन पड़ रहा है. तो जब हम बच्चों को हर पीरियड में कुछ ना कुछ एक्टिविटी या कोई ना कोई इनोवेटिव टेक्निक से, ठीक है, इनोवेटिव टेक्निक की मदद से सिखाने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली उनको 8 पीरियड्स जो है या 9 पीरियड्स है कुछ कुछ स्कूल्स में, इतने देर तक अपना जो अटेंशन है वो बनाए रखने में हेल्प होगा या नहीं होगा, उनका इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा. तो अगर हम अपना जो लर्निंग एनवायरनमेंट है उसे पॉजिटिव रखेंगे, जहाँ पर बच्चा खुद अपनी मर्ज़ी से सीख रहा है, हम उनके ऊपर कुछ थोप नहीं रहे हैं, तो वहाँ पर बच्चे की जो लर्निंग लेवल है और वो जो लर्निंग इंटेंसिटी है, ठीक है, पढ़ाई के प्रति जो उसका व्यवहार है, जो आइडिया है वो डेवलप हो जाएगा, वो और पक्का होगा एंड उसका जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट, वे टू रिटेन लर्नर्स. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे अब मैंने थर्ड पॉइंट में ही समझाया कि अटेंशन डेफिसिट होता है. अटेंशन डेफिसिट होने की वजह से क्या होता है, वो अपने घर पे भी लाडले होते हैं, बिकॉज ऑफ विच वो कोई ना कोई बहाना करते हैं कि आज मेरा पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, वो स्कूल आना नहीं चाहता है. बिलीव मी, आई टॉट इन प्राइमरी सेक्शन. मैंने 2 साल प्राइमरी सेक्शन में पढ़ाया है और मैंने देखा है डिफरेंट टाइप ऑफ बच्चों को, ठीक है. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल तो आते हैं पर उनका ध्यान क्लासरूम में नहीं होता है, वो अपना ध्यान बाहरी ग्राउंड में देखते रहते हैं, विंडो से बाहर झाँकते, डोर से बाहर झाँकते. और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, कुछ ना कुछ बीमारी का बहाना लेके आते हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब उन्हें क्लासरूम में क्या चल रहा है नहीं समझ में आ रहा है तो वो क्या करते हैं, वॉशरूम या फिर पानी भरने का बहाना करते हैं. और इस तरीके से एब्सेंटीज़म भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है. लेकिन अगर हम
क्रिएटिव माहौल बना दे जहाँ पर बच्चा खुद खेल कर सीख रहा है या कोई भी एक्टिविटी करके सीख रहा है, तो ऑब्वियसली जो उनका अटेंशन है उस गेम के प्रति तो आएगा, भले से पढ़ने के लिए ना आए पर उस गेम को खेलने के लिए तो आएगा। वहाँ पर जो उसके न्यू दोस्त बनेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, तो उसको जो एन्जॉयमेंट फीलिंग मिल रही है उस पर्टिकुलर माइंडसेट की वजह से स्कूल तो एटलीस्ट वो डेली आएगा। तो वहाँ पर इस तरीके से अगर हम इस मेथड को इस्तेमाल करेंगे तो हम लर्नर्स को जो है उनका जो पर्टिकुलर एब्सेंटीज़म वाला जो प्रॉब्लम है उस चीज़ को कम कर सकते हैं और अपने लर्नर्स को रिटेन कर सकते हैं, उनके अटेंशन को भी हम रिटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डिग्निटी ऑफ लेबर। लेबर के बारे में हम एजुकेशन में क्यों बात कर रहे हैं? एनी आइडिया? आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो प्लेग्राउंड में खेलते वक्त लड़ाई करते हैं, नहीं मेरी बारी, नहीं मेरी बारी, इस तरीके से झगड़ते हैं एक दूसरे से। क्लासरूम में जब हम कोई भी एक्टिविटी को करवाते हैं, अगर हम सारे बच्चों को अलग अलग रोल्स दे दें, उन्हें अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दें, तो इससे हम उनके माइंड में ये आइडिया सेट कर रहे हैं कि अगर वो मिलजुल कर काम करेंगे तो काम का जो भार है, जो उसका वेट है, जो उसका प्रेशर है, वो भी बढ़ जाएगा। सो ये जो पॉइंट है उन्हें सिर्फ स्कूल में स्ट्रॉन्ग नहीं बना रहा है या स्कूल में किस तरीके से रहना ये नहीं सिखा रहा है, बल्कि उन्हें अपनी आगे की ज़िंदगी, स्कूल के बाहर की जो ज़िंदगी है कैसे जीनी है उसके लिए भी सक्षम बना रहा है ये एजुकेशन सिस्टम। अंडरस्टूड? नेक्स्ट पॉइंट, एनहेंसिंग क्रिएटिविटी। बच्चों के अंदर की जो क्रिएटिविटी है उस चीज़ को एनहांस करने की कोशिश की जाती है, उस चीज़ को बढ़ावा दिया जाता है, एनकरेज किया जाता है। लास्ट पॉइंट, मीनिंगफुल जॉय ऑफ जर्नी। व्हाई नॉट लर्निंग? हम तो लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं, एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। जर्नी ऑफ जॉय क्यों? क्योंकि ये जर्नी ऐसी है जहाँ पर बच्चा खेल रहा है, इंजॉय कर रहा है, उसे पता ही नहीं कि उसने कब कोई कंसेप्ट सीख लिया है। फिर फाइनली जब वो कुछ सीख जाता है, अच्छा तो ये गेम खेलते खेलते मैंने ये वाला कंसेप्ट सीखा, वाह बड़ा मज़े का चीज़ है ये गेम। तो क्या उसे इंटरेस्ट होगा अगली क्लास में आने का? डेफिनेटली होगा। उसे उत्साह रहेगा, उसके मन में ये रहेगा कि कब अगला दिन आए, मैं स्कूल जाऊँ और टीचर कोई न्यू एक्टिविटी लेकर आए जहाँ से मैं कोई न्यू चीज़ सीख सकता हूँ। नाउ लेट अस see the significance of activity in education. Activity in education is important because it creates a theory practical connect which will help to mold the learners so that they are better suited for the world to work. ठीक है, अगर बच्चे जो हैं उनकी जो थियोरी हम स्कूल में सिखाते हैं, उनको जो भी थियोरीज़ है वो उनको सिखाते हैं, वो उनके प्रैक्टिकल लाइफ में कोई काम नहीं आएगी ना, तो वो डेफिनेटली उस चीज़ को याद नहीं करेंगे, वो उस चीज़ को सीखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप बच्चों को मनी का कंसेप्ट सिखा रहे हो और आप ऐसी एक्टिविटी क्लासरूम में करवाते हो जहाँ पर एक मार्केट जैसा आप सिनेरियो क्रिएट करते हो, जहाँ पर कुछ बच्चे कुछ प्रोडक्ट सेल करेंगे, फॉर एग्जांपल जो उनके स्टेशनरी आइटम्स है, बुक्स है, या उनके जो लंच बॉक्स में जो भी फ्रूट वगैरह है, फूड आइटम्स है, कैंटीन जैसा, वो भी आप करवा सकते हो। तो इससे क्या होगा, वो मनी का कंसेप्ट भी सीखेंगे, सबट्रैक्शन, एडिशन ऑफ मनी ये भी सीख गए, मल्टीप्लिकेशन भी सीख जाएंगे, डिविजन भी सीख जाएंगे। ठीक है, साइमल्टेनियसली उन्हें इस कंसेप्ट को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है, स्कूल के बाहर कैसे अप्लाई करना है, उसे भी यूज़ करने में, सीखने में हेल्प होगी। नेक्स्ट पॉइंट, promotes holistic development. Why does activity in education promotes holistic development? Holistic development मतलब क्या? 360 डिग्री डेवलपमेंट, हर तरीके से बच्चे को सक्षम बनाना है। जब एक्टिविटी मेथड हम करवाते हैं ना स्कूल में या अपने क्लासरूम में, तो उसमें हम बच्चों के कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन्स हैं, हम इन सारे डोमेन्स को इनकलकेट करते हैं, डेवलप करने की कोशिश करते हैं। हमारे एक्टिविटीज़ में ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, इस तरीके से हमारी एक्टिविटीज़ प्लान्ड होती है। ठीक है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि एक्टिविटी मेथड जो है वो बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। एक्टिविटी इन एजुकेशन इज साइकोलॉजिकल इन नेचर। इसे हम साइकोलॉजिकल कहते हैं नेचर में। क्यों? क्योंकि ये कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। किसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है? कंस्ट्रक्टिविज्म के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। वाई इट इज़ अ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच? क्योंकि एक्टिविटी बेसिस से आप सिर्फ एक टॉपिक नहीं सिखा रहे हो, आप जब एक कंसेप्ट सिखा रहे हो ना, उसके साथ आप दूसरे कंसेप्ट्स को भी कनेक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप बच्चों को फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो सिखाना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करेंगे। जब आप एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करते हो तो वो फोटोसिंथेसिस साइंस का पार्ट है, राइट?
साइंस का पार्ट है, वहाँ पर आप उनको जनरल CO2 क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, इन सारे चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो। साइमल्टेनियसली आप बच्चों को एज अ ह्यूमन बीइंग उन्हें उनके एनवायरनमेंट के साथ में कैसे रहना है, ठीक है, उसके बारे में आप सिखा रहे हो। अंडरस्टूड। तो आप उनको सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं सिखा रहे हो एक्टिविटी के मेथड से, आप उनके सारे सब्जेक्ट्स को किसी ना किसी तरीके से इंक्लूड कर रहे हो। मनी वाले कंसेप्ट में अगर आप देख लीजिए, आपने बच्चों को सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन सिखाया, तो आपने उन्हें लाइफ में प्रॉफिट एंड लॉस भी तो सिखाया। प्रॉफिट एंड लॉस इज़ अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इसीलिए कहलाता है क्योंकि आप एक मेथड से आप 2-4 सब्जेक्ट अलग अलग वेरियस एरियाज़ को कवर कर लेते हो, इस वजह से। नेक्स्ट पॉइंट, एक्टिविटी हेल्प्स टू फॉस्टर लाइफ स्किल्स। ये मेथड से हम बच्चों के लाइफ स्किल्स को फॉस्टर कर सकते हैं, मतलब डेवलप कर सकते हो। वाई? किस तरीके से? उनकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी है, दूसरों के साथ काम करने की जो सहनशीलता है, कोऑपरेशन, इन सारी चीज़ों को हम इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, उन्हें सिखा सकते हैं कैसे मिलजुल कर काम करना है और कोई भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए साथ में मिलकर काम करना कितना इम्पॉर्टेंट है, टीम स्पिरिट, है ना। ये सारी चीज़ें हम बच्चों को इस मेथड से सिखा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कैपेसिटी बिल्डिंग्स। बेसिकली एक्टिविटी मेथड में बच्चा क्या करता है, आप जो उसे प्रोसेस सिखाते हो, एक्चुअल में बताते हो, वो खुद अपने लाइफ में उस चीज़ को अप्लाई करता है। जो उसके लर्नड स्किल्स है, जो उसके सीखे हुए स्किल्स है, वो उसको अप्लाई करता है अपने लाइफ में, या जो भी एक्टिविटी आपने दिया है उस चीज़ को, उस काम को पूरा करने के लिए। तो इसीलिए इसे कहा जाता है कैपेसिटी बिल्डिंग, बिकॉज एक्टिविटी इम्प्लाइज एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग, एंड बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग दिस लीड्स टू कैपेसिटी बिल्डिंग among the students, among the learners, you can say. Now let us see what Mahatma Gandhi has to say about this activity based curriculum. Okay, Mahatma Gandhi's concept of education includes harmonious development of all aspects of the human personality. So महात्मा गांधी का आइडियोलॉजी ये था कि हम बच्चों को, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे पास जो लर्नर्स आते हैं, हम जब भी उनको कोई भी चीज़ सिखाते हैं तो हमारा मेन पर्सपेक्टिव, हमारा मेन उद्देश्य, हमारा मेन गोल ये होना चाहिए कि हम उनका हर तरीके से विकास कर सके, उनका हारमोनियस डेवलपमेंट कर सके। इन गांधी जीज ओन वर्ड्स, क्राफ्ट, आर्ट, हेल्थ एंड एजुकेशन शुड ऑल बी इंटीग्रेटेड इन वन स्कीम। गांधी जी के अपने शब्द थे कि क्राफ्ट, आर्ट, हेल्थ और एजुकेशन, इन सबको एक ही स्कीम में इंक्लूड करना चाहिए। अपने इसी बात को एम्फसाइज करने के लिए गांधी जी ने एक नया करिकुलम सेटअप किया जिसको हम कहते हैं क्राफ्ट सेंटर करिकुलम। क्राफ्ट सेंटर करिकुलम इज़ अ काइंड ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ओनली, जिसमें बच्चे क्रिएटिव एक्टिविटीज़ को करते हुए सीखते हैं, जैसे कारपेंट्री है, मेटल वर्क है, वुड क्राफ्ट है, ठीक है, बेसिक हैंडीक्राफ्ट जो है, एग्रीकल्चरल वर्क्स जो है, इन सारे चीज़ों को उनके करिकुलम में इंक्लूड किया गया। गांधी जी कहते हैं कि नई तालीम इज़ अ ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ ऑल द फोर एंड कवर्स द होल एजुकेशन ऑफ द इंडिविजुअल फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन टू द मोमेंट ऑफ डेथ। उनका जो नई तालीम का कंसेप्ट है वो ऐसा कंसेप्ट है, स्ट्रक्चर है, जो इन चारों चीज़ों को इम्पोर्टेंस देता है, क्राफ्ट, आर्ट, हेल्थ और एजुकेशन को। ये एक परफेक्ट ब्लेंड है। ये इंसान के गर्भ धारण करने से लेकर उसके मृत्यु तक उसका विकास करता है, उसे सिखाता है। वूम टू टूम का जो कंसेप्ट है वो नई तालीम के अंदर इन्वॉल्व्ड है। नई तालीम के बारे में अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो हमारे चैनल पर इससे रिगार्डिंग वीडियो है, आप उसे अच्छे से देख सकते हो इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। सो द थॉट्स ऑफ गांधी जी ऑन द यूज ऑफ क्राफ्ट एज अ मीडियम टू एजुकेट वर क्रिस्टलाइज्ड इनटू द बेसिक एजुकेशन सिस्टम बाय द जाकिर हुसैन कमेटी। जाकिर हुसैन कमेटी ने एक्चुअली गांधी जी के जो थॉट्स है उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी, उस चीज़ को क्रिस्टलाइज किया, उसको मान्यता दी। सो नाउ लेट्स conclude our today's session. An activity-based curriculum centers around active learning and presenting information to your students in a fun and interactive way. तो एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम क्या है? ये एक ऐसा करिकुलम स्ट्रक्चर है जो एक्टिव लर्निंग को इम्पोर्टेंस देता है, जिसमें हम कोई भी इंफॉर्मेशन जो अपने स्टूडेंट्स को देते हैं उन्हें एक इंटरैक्टिव और एक मज़ेदार तरीके से उनके सामने प्रस्तुत करते हैं, उनके सामने प्रेजेंट करते हैं, सो दैट बच्चा खुद ही इंटरेस्टेड होता है उस चीज़ को सीखने के लिए, क्योंकि वो खुद ही अपने लर्निंग प्रोसेस में एंगेज होता है। अंडरस्टूड? द फोकस ऑफ एन एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम इज़ टीचिंग स्किल्स एंड नॉलेज टू स्टूडेंट्स। तो मेन फोकस क्या है इस करिकुलम का, कि हम अपने बच्चों को स्किल्स सिखाएं और नॉलेज सिखाएं कि कैसे ये जो क्रिएटिव टास्क या एक्टिविटीज़ है वो अपनी ज़िंदगी में एक्चुअली अडेप्ट कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, रादर देन स्टूडेंट्स पैसिवली लिसनिंग
to a teacher, they will complete task and practice key skills and allow them to absorb information in an active way. पहले का जो टीचिंग मेथड था उसमें हम बोलते रहते थे, लेक्चर मेथड जिसे हम कहते हैं, हम बोलते रहते थे, बच्चे चुपचाप सुनते और नोट्स बनाकर घर चले जाते। आज के ज़माने का जो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम है वो ये इंश्योर करता है कि जो भी हम बच्चों को सिखा रहे हैं उसमें बच्चा इक्वली पार्टिसिपेंट है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर 50% इन्वॉल्व है तो बच्चा भी 50% इन्वॉल्व होगा। जो की स्किल्स जो है, हम जो भी टॉपिक या कंसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चा उस चीज़ को इन्वॉल्व होकर, उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर, एंगेज होकर सीखेगा, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्व करेगा, एक्वायर करेगा अपने लाइफ में, तभी वो उस चीज़ को अपने लाइफ में आफ्टर स्कूल भी अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी को सक्सेसफुल तरीके से एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग बनकर जी सके। सो एज अ टीचर, इफ़ यू वांट कि आपका जो लर्नर है वो अच्छी तरीके से सीखे कोई भी कंसेप्ट, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक रिस्पॉन्सिबल टीचर होकर उसके लिए पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को सोच समझकर प्लान करना होगा और ये कोशिश करनी होगी कि हर तरीके के बच्चे जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सके। सो आज का हमारा सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा टॉपिक क्या है। ओके, अगर आप लोगों को इस टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो प्लीज़ अपने डाउट्स को कमेंट कर सकते हो। अगर आपको किसी भी और टॉपिक से कोई भी डाउट है तो आप उसे भी कमेंट करके हमें बता सकते हो। हम आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें एंड हाँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, सो दैट आपको आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।